यूएस के सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपने ऑफिशियल साइट पर द एडम एंड ईव स्टोरी नाम की एक काफी कंट्रोवर्शियल किताब को पब्लिश किया। इस बुक में ये साफ साफ लिखा है कि बहुत ही जल्द पृथ्वी पर इतना बड़ा बाढ़ आने वाला है कि वो पूरे दुनिया को अपने चपेट में ले लेगा और नतीजा अनदर मास एक्सटिंक्शन, जिसमें इंसानी प्रजाति का अंत निश्चित है। यस, 6th मास एक्सटिंक्शन का प्रेडिक्शन किया हुआ है। नाउ बिफोर वी मूव अहेड, मुझे एक बात यहां पर क्लियर करनी है। यहां पर इस चीज के बारे में सुनकर ऑलरेडी मेरी ऑडियंस में दो मानसिकताओं का बंटवारा हो जाएगा। एक मानसिकता वाले लोग होंगे जो कि ये बिलीव करेंगे कि ये भविष्यवाणी बिल्कुल सही है और ऐसे प्रेडिक्शंस होते हैं, और बहुत सारी मे बी धर्म की किताबों में या फिर मिस्टिक्स द्वारा, फिलोसोफर्स द्वारा अक्सर किए गए हैं। बट देन अगेन यहां पर दूसरे नजरिए वाले लोग भी होंगे जो ये सोचेंगे कि यार ये कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी तो नहीं है, ये रैशनल, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है वो मुझे बताओ। और एग्जैक्टली गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम इसी खोज में निकलेंगे, एविडेंसेस के, कि कैसे एक 50 से 60 साल पुरानी बुक ये प्रेडिक्शन आखिर कर सकती है। क्या ये सच है या फिर मामला कुछ और है? और इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि अगर हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन लेकर आप जाओगे तो पूरी सच्चाई को नहीं समझ पाओगे। हमें जज्बात की नजरों से चीजों को नहीं समझना है, बल्कि रैशनल एविडेंसेस के बेसिस पर कंक्लूजन लाना है। So now, coming back to the topic of the book, कहानी में एक सस्पेंस है। बुक ने 6th मास एक्सटिंक्शन प्रेडिक्ट कर रखा था और अमेरिका के CIA को इस बुक और इसमें लिखे फ्लड्स की भनक आज से 50 साल पहले ही लग चुकी थी, लेकिन उन्होंने बड़े ही चालाकी से इसके प्रोडक्शन और पब्लिकेशन को ही रोक दिया ताकि कोई भी ये किताब ना पढ़ सके। पर सवाल आता है कि आखिर क्यों? कहानी शुरू होती है साल 1966 में। यूएस एयरफोर्स इंजीनियर चैन थॉमस ने द एडम एंड ईव स्टोरी नाम की एक किताब को पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने फ्यूचर एक्सटिंक्शन इवेंट और उसके पीछे के कॉज को साइंटिफिक प्रूफ्स के साथ डिटेल में डिस्क्राइब किया। अब ये बात फिर जैसे ही अमेरिकन इंटेलिजेंस सर्विस CIA को पता चली तो उन्होंने इस बुक को जब्त कर लिया और उसके पब्लिकेशन को ही रोक दिया। ऐसा इसीलिए क्योंकि उस वक्त यूएस की जनता में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की वजह से एक डर का माहौल फैल चुका था और वो नहीं चाहते थे कि इस बुक की वजह से उनमें और ज्यादा डर बढ़े और लोगों में एक सोशल अनरेस्ट क्रिएट हो। एक्चुअली साल 1962 में क्यूबा के टेक ओवर करने के बाद अमेरिकन एजेंडा को फेल करने के लिए रशिया ने क्यूबन बॉर्डर्स पर अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय किए थे, जिसके नतीजे में यूएस रशिया के बीच में टेंशंस बढ़ गए थे, जिससे लोग घबरा गए। अब ऐसे सिचुएशन में चैन थॉमस की किताब सिचुएशन को और ज्यादा बिगाड़ देती और इसीलिए CIA ने इसे पब्लिक नहीं होने दिया। लेकिन जैसे ही ये क्राइसिस खत्म हुआ, उसके 50 साल बाद 2013 में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत उन्हें ये बुक पब्लिश करनी पड़ी। और फिर जैसे ये बुक मार्केट में आई, उसे पढ़कर लोगों की रातों की नींद उड़ गई। बेसिकली इस किताब में चैन थॉमस ने अलग अलग माइथोलॉजिकल स्टोरीज के सिमिलर पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज किया और फिर उन पैटर्न्स को आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की मदद से प्रूफ करने की कोशिश की थी। उनके मुताबिक बड़े बड़े कल्चर्स में जितने भी फ्लड्स की कहानियां लिखी गई है वो कोई इमेजिनेशन नहीं बल्कि रियलिटी है, और जल्द ही वो रियलिटी फिर एक बार दोहराने वाली है। अब आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि माइथोलॉजिकल स्टोरीज पर इतना बड़ा स्टेटमेंट आप कैसे बेस कर सकते हो, और फिर उसे साइंस से जोड़ना काफी फार-फेच्ड कॉन्सेप्ट है। वेल, मुझे भी शुरुआत में बिल्कुल ऐसा ही लगा, और इसीलिए जब मैंने इन सभी कहानियों को पढ़ा और चैन थॉमस के एविडेंसेस की जांच पड़ताल की, तब आई वाज रियली शॉक्ड। सच में सभी कल्चर्स में सेम ही कहानी को अलग अलग तरीकों से बयां किया गया था। सबसे पहले अगर मैं बाइबल में लिखे गए नोआज आर्क की कहानी की बात करूं तो उसमें भगवान ने पृथ्वी से बुराई को खत्म करके अच्छाई को जन्म देने के लिए एक बाढ़ लाने का फैसला किया था। पर इसके पहले उन्होंने नेक दिल नोआ को एक शिप दी और उस शिप में अपने परिवार और दुनिया के हर एक जोड़े को बिठाने के लिए कहा, ताकि पृथ्वी इस बाढ़ के बाद फिर एक बार फल फूल सके। अब जरा यहां पर गेस करो ये कहानी किससे मिलती जुलती है? वेल यस, अगर आप एक हिंदू हो तो भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार की कहानी से। इसमें भी मत्स्य अवतार ने मनु नाम के एक राजा को एक जहाज बनाकर ऐसे ही कुछ लोग और जानवर को बाढ़ से बचाने के लिए कहा था। सो यू सी अ क्लोज एसोसिएशन। बट चलो, दो कल्चर्स में एक जैसी कहानी का होना एक इत्तेफाक हो सकता है, बट अगर आप बात करोगे अभी बेबीलोनियंस का गिलगमेश, सुमेरियन डायनेस्टी के ज़ेयुसुद्र, चाइना का गुन्यू फ्लड, ग्रीक्स का ड्यूकैलियन और ऐसे 40 अलग अलग कल्चर्स में सेम कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स का जिक्र, इत्तेफाक हो सकता है क्या? और शायद थॉमस को भी यही लगा होगा, और इसीलिए जब उन्होंने इन सभी कहानियों की टाइमलाइंस निकाली तब उन्होंने ये देखा कि ये सभी डिजास्टर्स करीब 7000 से 9000 साल पहले ही हुए हैं। अब जैसे ही उन्हें एक टाइमलाइन मिली, उन्होंने इस टाइमलाइन के हिसाब से आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ढूंढना शुरू किया
और इस सर्च के दौरान सरप्राइजिंगली उन्हें 2 ऐसे सिविलाइजेशंस मिले जो इन्हीं फ्लड्स की वजह से तबाह हो गए थे। वेल, फेमस ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने अपने 2 बुक्स टिमियस और क्रिटियस में करीब 9000 साल पहले नॉर्थ अटलांटिक ओशन में स्थित एटलांटिस नाम के एक एडवांस सिविलाइजेशन का जिक्र किया था जो किसी वजह से पानी में डूब गया था। इस सिविलाइजेशन की एक वियर्ड बात यह थी कि ये पानी में कुछ ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में बसा हुआ था जिसे उस वक्त डिजाइन कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था और इसीलिए ये सिविलाइजेशन बस सिर्फ उनके किताबों तक ही सीमित रही। मगर साल 1965 में आर्कियोलॉजिस्ट को अटलांटिक ओशन से सटे मॉरिटेनिया कंट्री में एग्जैक्टली इसी तरह का एक मिस्टीरियस स्ट्रक्चर मिला, द रिचर्ड स्ट्रक्चर। इस पर कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का कहना था कि इसे हम एटलांटिस से लिंक नहीं कर सकते क्योंकि ये स्ट्रक्चर तो पूरी तरीके से नेचुरल है और इसके मैन मेड होने के चांसेस काफी कम है और इसीलिए थॉमस और एविडेंसेस ढूंढने लगे एंड फाइनली उन्हें वो एविडेंस मिला जो उनके फ्लड या टू बी स्पेसिफिक मास एक्सटिंक्शन और उसके कॉज की थियरी को सच साबित कर सके। तो अपने इस एविडेंस कलेक्शन की जर्नी के दौरान उन्हें पहला एविडेंस मिला योनागुनी मॉन्यूमेंट के जरिए जो कि ताइवान से 100 किलोमीटर दूर अंडर वाटर स्थित था। नाउ यू टेल मी, क्या ये स्ट्रक्चर्स किसी भी एंगल से नेचुरली फॉर्म लगते हैं? नहीं, राइट? इनफैक्ट ये तो डेफिनेटली किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन के रिमेन्स को रिजेंबल करते हैं। उसके बाद थोड़ा और रिसर्च करने पर थॉमस को एक ऐसा एंशिएंट मिथिकल कॉन्टिनेंट भी मिला, द लैंड ऑफ मू, जो ईस्ट के फिलीपीन से लेकर वेस्ट के ईस्टर आइलैंड्स तक और नॉर्थ के हवाई से लेकर साउथ के कुक आइलैंड्स तक फैला हुआ था। इस कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कॉर्नर ईस्टर आइलैंड्स पर उन्हें ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले जिन्हें वो मोआई स्टैच्यूज कहने लगे। ये मोआई स्टैच्यूज कुछ ऐसे जमीन में सबमर्ज्ड हालत में सबसे पहले डिस्कवर हुए थे, जिसके बाद उन्होंने इसे एक्सट्रैक्ट किया और उन्हें स्टडी करने लगे। रिसर्च करने पर उन्हें यह पता चला कि ये स्टैच्यूज पानी के भारी फोर्स की वजह से जमीन में धंस गए थे और साथ ही काफी इरोड भी हो गए थे। इसके साथ ही इन स्टैच्यूज को बनाने वाली लोकल रापा नुई कम्युनिटी को भी उन्होंने स्टडी किया और देखा कि ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनीज और अमेरिका के रेड इंडियंस कम्युनिटी से काफी हद तक मैच कर रहे थे। अब इन 2 अंडर वाटर सिविलाइजेशंस के जरिए थॉमस को ये यकीन हो गया था कि फ्लड से होने वाला एक्सटिंक्शन कोई माइथोलॉजिकल इवेंट नहीं बल्कि रियल लाइफ इंसिडेंट ही था। लेकिन इतने बड़े मैसिव फ्लड के ट्रिगर होने का रीजन अभी भी अनक्लियर था। सो उन्होंने एक नई थियरी पेश की जो बाय द वे आज से पहले कभी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, द थियरी ऑफ पोल शिफ्ट्स। बेसिकली चैन थॉमस के मुताबिक मैसिव फ्लड्स के ट्रिगर होने के पीछे का रीजन है पृथ्वी के पोलर रीजन्स और दूसरे लैंड मासेस का शिफ्ट हो जाना। इसे ऐसे समझते हैं, मान लो आप एक गाड़ी चला रहे हो और आपके सामने वाली गाड़ी अचानक से रुक गई, तो दोनों गाड़ियों के मोशन में होने वाले डिफरेंस की वजह से दोनों की टक्कर हो जाएगी, राइट? सेम लॉजिक यहां पर भी अप्लाई करता है। पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट करती है जिसके नतीजे में सभी लैंड मासेस, ओशियंस, एटमॉस्फेयर भी रोटेट करता है। तो लैंड मासेस के मोशन में जब सडन चेंज आएगा तब ओशंस का उनसे फोर्सफुली टकराना बिल्कुल तय है, जिसका सीधा मतलब है फ्लड्स। अब इस हाइपोथेसिस को सच प्रूव करने के लिए थॉमस ने पोलर रीजन्स की टाइमलाइन को स्टडी की। तब उन्हें साइबेरिया में ऐसे मैमथ फॉसिल्स का डेटा मिला जिनकी मौत इंस्टेंट फ्रीज के कारण हुई थी और क्योंकि साइबेरिया प्रेजेंट नॉर्थ पोल से कुछ 6500 किलोमीटर दूर है, तो ऐसा तभी हो सकता है जब पास्ट में साइबेरिया पोल के करीब हुआ होगा। इसके साथ ही उन्हें एंटार्क्टिका में इक्वेटर पर पाए जाने वाले प्लांट्स लाइक ग्लोसोप्टेरिस के फॉसिल्स भी मिले, जिससे यह प्रूव हुआ कि एंटार्क्टिका इससे पहले पोल्स पर सिचुएटेड नहीं था। सो ये सारे एविडेंसेस पोल शिफ्ट के डायरेक्शन में ही पॉइंट आउट कर रहे थे, लेकिन इतने बड़े फिनोमेनन के कॉजेस को एक्सप्लेन करने वाली एक प्रॉपर थियरी उनके पास नहीं थी अंटिल 1959, जब मैग्नेटिक पोल्स के रिवर्स होने की थियरी लाइमलाइट में आ गई और तब थॉमस ने इसे ही पोल शिफ्ट का रूट कॉज समझ लिया। सो चैन थॉमस के हिसाब से पृथ्वी के तीनों इनर लेयर्स, इनर कोर, आउटर कोर और मैंटल आयोनाइज स्टेट में, जिसकी वजह से उनमें सेम डायरेक्शन में फ्लो होने वाली स्टेबल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स मौजूद होती है। इन्हीं स्टेबल फील्ड्स के चलते लिक्विड आउटर कोर और मैंटल सॉलिड बिहेवियर दिखाने लगते हैं और ऊपर के क्रस्ट को इंटैक्ट रखते हैं। लेकिन जब इनर कोर का आयोनाइज्ड मैटर आउटर कोर में पसीजता है तब फील्ड्स में डिसबैलेंस आ जाता है, जिसके नतीजे में दोनों लेयर्स लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं और उनके ऊपर से क्रस्ट के लैंड मासेस फ्लोट होने लगते हैं। अब उस वक्त के हिसाब से ये लॉजिक बेस्ट फिट हो रहा था क्योंकि तब कोई भी थियरी लैंड मासेस के शिफ्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। लेकिन 1968 में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थियरी पूरे दुनिया ने एक्सेप्ट की
जो कि एक ऑल्टरनेट थियरी थी और थॉमस के थियरी की कंपेटिटर थी, और उसके बाद से थॉमस की थियरी को महज फिक्शन के तौर पर ही देखा जाने लगा। दरअसल कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थियरी जर्मन जियोलॉजिस्ट एल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में ही दे दी थी, पर उसे तभी एक्सेप्ट नहीं किया गया, सिंपली बिकॉज उसके पीछे की मैकेनिज्म अभी भी अनएक्सप्लेन्ड थी। मगर 1960s के आते आते अर्थक्वेक्स के कॉजेस, उनके ऑब्जर्वेशंस पर डिटेल रिसर्चेस होने लगी और उससे एक नया साइंटिफिक ब्रांच ही इजाद हो गया, प्लेट टेक्टोनिक्स। अब इस नए ब्रांच ने सबसे पहले ये फाइंड आउट किया कि पहले सिर्फ एक ही लैंडमास हुआ करता था, जिसका नाम उन्होंने दिया पैंजिया। इस लैंडमास के टूटने से बाकी के 2 कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हुए थे, और इसीलिए भले ही आज के कॉन्टिनेंट्स के टेम्परेचर्स में ड्रास्टिक डिफरेंसेस हो, इनिशियली वो सब एक ही लैंडमास का हिस्सा थे, और इसीलिए उनमें मिलने वाले फॉसिल्स का मैच करना नॉर्मल था। सो फ्रेंड्स, ऑल इन ऑल इस बुक के हिसाब से दुनिया के खत्म होने की वजह है पोल शिफ्ट्स, जो अपने साथ फ्लड्स लाएगी, लेकिन उनके हिसाब से पोल शिफ्ट्स में पोलर लैंड मासेस इक्वेटर की तरफ आते हैं। और तो और फ्लड्स के लिए इनका कहना यह है कि लैंड मासेस और ओशियंस दोनों अलग अलग स्पीड से रोटेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो टकराते हैं और फ्लड्स आते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड के केस में इनका कहना है कि आउटर कोर जब चाहे तब सेमी सॉलिड या लिक्विड बिहेवियर दिखाकर मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट करता है। सो अब आप खुद ही देख सकते हो, ये सभी के सभी एक्सप्लेनेशंस साइंटिफिकली डिस्प्रूव हो चुके हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि हर बार किसी भी चीज को बिना वेरिफिकेशन के बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि आजकल बेसिकली बहुत कॉमन हो गया है, थोड़ा सा भी साइंस निकाला जाता है और किसी कॉन्स्पिरेसी थियरी के साथ उसको जोड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि ये साइंस पर आधारित है, बट असल में वो कहानी और कुछ नहीं बल्कि एक इलॉजिकल कॉन्स्पिरेसी थियरी ही रहती है। इसके साथ ही थॉमस की मैग्नेटिक पोल रिवर्सल की थियरी भी इनकम्प्लीट थी, क्योंकि जब मैग्नेटिक पोल्स शिफ्ट होते हैं तब उस प्रोसेस में कई सारे पोल्स डेवलप होते हैं, और अब वो कैसे और क्यों डेवलप होते हैं ये मैंने ऑलरेडी डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जो कि आई हाईली सजेस्ट यू शुड चेक आउट। सो इन शॉर्ट, चैन थॉमस की किताब द एडम एंड ईव स्टोरी में बताई गई थियरीज सूडो साइंस या फिक्शन है, और उससे ज्यादा और कुछ नहीं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि आज के तारीख में मॉडर्न साइंस के पास इन फिनोमिनान्स को ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करने वाली इफेक्टिव थियरीज है। सो हमें इन सूडो साइंटिफिक स्पेक्यूलेशंस पे बिलीव करने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी अगर कोई वैल्यू है तो वो है एंटरटेनमेंट वैल्यू, लेकिन आज भी कुछ ऐसे अनआंसर्ड थियरीज है जिन्हें एक्सप्लेन करना साइंटिस्टों के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है। इन्हीं में से सबसे बड़ा चैलेंज है ग्रेविटी। क्वांटम फील्ड थियरी, जो कि विज्ञान की काफी आधुनिक थियरी है, इसने सारे फोर्सेस को ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है, वो ग्रेविटी जैसे फंडामेंटल फोर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। तो एग्जैक्टली ऐसी क्या प्रॉब्लम है ग्रेविटी के साथ, इसे भी मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में कवर किया है, जो आपको बिल्कुल चेकआउट करना चाहिए ताकि आप फंडामेंटल लेवल पर ग्रेविटी को समझ सको। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला और आपको एक आइडिया मिल गया कि कॉन्स्पिरेसी थियरीज किस तरीके से फैलती है और क्यों रैशनल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक लाइक जरूर ठोकना, और गौरव जी ठाकुर इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना मत भूलना। इंस्टाग्राम पे जाकर 2 लाख साइंस लवर्स ने वहां पर मुझे ज्वाइन कर लिया। सो सी यू ओवर देयर। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।